पार्ट में हम देखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। कल हमने सेक्शन 106 से 113 तक देखी और इसके सेकंड पार्ट के रूप में आज हम सेक्शन 114 से लेकर के 124 तक देखेंगे। बेसिकली जब हम देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को जो कि सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, प्रारंभिक तौर पर नियंत्रित कर लिया जाए ताकि वो एक बहुत बड़ा अपराधी ना बन सके। इसके लिए हमने बंद पत्र या जमानत पत्र इत्यादि के बारे में कल सेक्शन 106 से 112 तक में देखा था। 114 से आज हम देखते हैं कि आगे संबंध या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। अब देखिए, पिछले चैप्टर 6 में भी हमने देखा था कि संबंध कैसे जारी किया जाएगा, वारंट कैसे जारी किया जाएगा। या ये सेक्शन बाउंड करती है प्रशासन को, पुलिस को, कि जब भी आप किसी व्यक्ति को संबंध जारी करोगे या वारंट जारी करोगे तो उसके साथ उस आदेश की प्रतिलिपि होगी जिन आदेशों के कारण उसको आबद्ध किया जा रहा है, शांति बनाए रखने हेतु आबद्ध किया जा रहा है। साथ में वो आदेश की प्रति, घटना का समय क्या था, कौन सी घटना थी, इस प्रकार का एक आदेश होगा ना कि भाई जो आपको आबद्ध किया जा रहा है परिसर शांति बनाए रखने के लिए, तो उस आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से, चाहे वो सम्मन हो चाहे वारंट हो, दोनों ही स्थिति में साथ ही होगी। 115 कहती है व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। इसे सामान्यतः एडवोकेट्स अपनी भाषा में हाजिरी माफी के नाम से सब जानते हैं, संबोधित करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब जिस व्यक्ति को परिशांति रखने के लिए आबद्ध किया गया है और उसको एक निश्चित तिथि को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि वो अभियुक्त व्यक्ति जो वो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो अधिवक्ता है वो न्यायालय में एक दरख्वास्त देगा इस प्रकार की हाजिरी माफी की कि इन कारणों से जो वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। तो कोर्ट उसमें देखेगी कि वास्तविक तौर पे क्या ऐसी परिस्थिति मौजूद है जिसकी वजह से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो उसको हाजिरी मुक्ति दे सकेगा उस दिन के लिए, और कोई आगामी तिथि निर्धारित कर सकेगी कोर्ट की इस तिथि को आप उपस्थित हो। मतलब ये कोर्ट की जो है वो विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर वो नहीं आएगा तो उसको गिरफ्तार करके भी बुलाया जा सकता है अगर तात्कालिक परिस्थितियों में ये आवश्यक हो तब। ठीक है। 116 हमें कहती है इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। किसी व्यक्ति के बारे में शांति भंग करने के लिए किसी प्रकार की कंप्लेंट हुई है या कोई FIR हुई है। बहुत बार हम देखते हैं कि आपसी रंजिश के चलते या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई व्यक्ति जो उसके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा देता है या पुलिस को झूठी इत्तिला दे देता है। ऑफेंस किसी और व्यक्ति ने किया होता है, नाम किसी और व्यक्ति का आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय देखेगी कि जो इत्तिला दी गई है वो सही प्रकार से दी गई है या नहीं दी गई है, और उस इत्तिला के आधार पर कार्रवाई करेगी। अगर सही है तो आगे प्रोसीडिंग करेगी और सही नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 117 में है प्रतिभूति का आदेश। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पूर्ववर्ती धाराओं के अंतर्गत देखा कि संबंध और तामील जारी किया गया है, उसके साथ आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है, हाजिरी माफी भी दी गई है, और उसके बाद में पूर्ववर्ती धाराओं में हमने देखा कि किस प्रकार से इत्तिला की सच्चाई के बारे में कोर्ट जो वो जानकारी करेगी। जब कोर्ट को जो इत्तिला मिली है वो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में उसको परिशांति बनाए रखने के लिए पाबंद करते हुए और प्रतिभूति देने का आदेश दे सकेगा, ताकि एक तरह से वो बाउंड रहे कि सोसाइटी में रहते हुए वो किसी प्रकार का ऑफेंस इस दौरान, इस अवधि में नहीं करेगा। इसके बारे में पहले भी हम काफी देख चुके हैं। 118 कहती है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है। उन्मोचन की बात कही गई है, छोड़ देने की बात कही गई है कि किसी व्यक्ति के बारे में इत्तिला दी गई कि अमुक व्यक्ति वहां पाया गया था और ये ऑफेंस जो वो उसी व्यक्ति ने किया, जबकि वास्तव में वो ऑफेंस किसी और व्यक्ति ने किया होता है या नहीं किया होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक इत्तिला पुलिस प्रशासन को या न्यायालय को जो प्राप्त हुई थी वो प्रथम दृष्टया क्या होती है, झूठ साबित होती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको छोड़ देगा, रिहा कर देगा, उन्मोचित कर देगा। ठीक है भाई, जब किसी व्यक्ति ने ऑफेंस ही नहीं किया तो क्यों उसको रोक के रखेंगे? रोक के रख भी नहीं सकते। अगर ऐसी स्थिति मौजूद है तो फिर उसके फंडामेंटल राइट्स भी तो है, अननेसेसरी आप क्यों उसको बाउंड करोगे? तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति के बारे में गलत इत्तिला मिली है तो
उसको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। सेक्शन 119 कहती है 119, जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ कब होगा। प्रतिभूति अपेक्षित की गई है, कब से उसकी अवधि प्रारंभ होगी। जैसे मान लीजिए उसको पाबंद किया गया है कि सामान्यतः ये होता है कि प्रोबेशन पे रखा जाता है, परिवीक्षा पे मैंने बताया था ना, तो यहाँ वो परिवीक्षा वाली बात वापस आ गई कि कितनी अवधि के लिए परिवीक्षा पे रखा जाता है। मान लीजिए वो जो ऑफेंस कर रहा है उसमें अगर 6 मंथ्स की उसको सजा होनी थी, तो कोर्ट 6 माह तक उसको पाबंद करके रख सकती है, परिवीक्षा पर रख सकती है कि इस दौरान आप किसी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी अवधि जो वो प्रारंभ कब होगी, जिस तिथि को कोर्ट इस प्रकार का आदेश करेगी। क्योंकि सामान्य तो होता क्या, पहले से भी चल रहा होता है उसका, कोई ऐसा भी है कि पहले से भी चल रहा होगा, तो उस तिथि से मानेगी या आज की तिथि से मानेगी। अगर पहले से कोई नहीं चल रहा तो आज की तिथि से उसकी अवधि जो वो प्रारंभ हो जाएगी। मान लीजिए 3 माह के लिए प्रतिभूति ली गई है, तो 3 माह की अवधि न्यायालय के द्वारा आदेश दिए जाने की तिथि से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 120 कहती है बंद पत्र की अंतर वस्तु। क्या होगी उसकी अंतर वस्तु। इसका मतलब यह है कि बंद पत्र में क्या क्या उल्लेखित होगा, उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे। साधारणतया बंद पत्र में उस अभियुक्त का नाम, पता, व्यवसाय, जहां वह रहता है या अपने परिवार का पालन पोषण करता है, सामान्यतः व्यापार व्यवसाय पेशा वृत्ति करता है, वो सारी चीजें, क्यों उसको जो है वो इसके लिए परिवीक्षा के लिए भेजा जा रहा है या बंद पत्र क्यों उससे लिया जा रहा है, ये कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत लिया जा रहा है ये, और साथ ही सबसे ऊपर तो उस न्यायालय का नाम होगा जिसके द्वारा बंद पत्र लिया जा रहा है, और दूसरा नीचे उस न्यायाधीश का नाम और हस्ताक्षर होगा, तिथि लिखी हुई होगी। इस प्रकार से एक बंद पत्र तैयार आजकल हमें ये फॉर्मेट में भी मिलते हैं, सीआरपीसी के वेरियस शेड्यूल्स में भी इसको शो किया गया, तो उसके अंतर्गत जब वो एक बंद पत्र कोर्ट के द्वारा तैयार किया, ये कंटेंट्स इसमें होंगे। इसी प्रकार से 121 कहते हैं प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति। प्रतिभू का मतलब जो जमानती, सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि जो जमानत देना है वो जमानती कोर्ट किसको स्वीकार नहीं करेगी, किसको स्वीकार करेगी, ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए की प्रतिभूति मांगी गई और किसी इसके लिए जो वो प्रतिभू मांगा गया, प्रतिभू की वो कैपेसिटी नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि जो प्रतिभू आया है वो किसी भी प्रकार से अभियुक्त व्यक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो ये सिक्योरिटी की राशि भी जमा नहीं करा पाएगा। तो कोर्ट को ये पावर है कि उन प्रतिभूओं को रिजेक्ट करके नए प्रतिभू जो है वो जमानती लाने के लिए निर्देश दे सकते हैं। उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए कि वो किसी व्यक्ति की गारंटी ले सके, तभी कोर्ट उसको स्वीकार करेगी, अदरवाइज रिजेक्ट करके दूसरे लाने के लिए पहुंच सकेगी। सेक्शन 122 हमें कहती है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। यहां देखिए 2 चीजें, सिक्योरिटी अमाउंट कभी भी कैश जमा नहीं कराई जाती है, नगद जमा नहीं कराई जाती है। जो जमानत दे रहा है प्रतिभू है वो कभी भी नगद जमा नहीं कराई जाती है, बल्कि उसके दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उतनी राशि जमा करा दी जाएगी। अब मान लीजिए कि उसकी बेल जंप हो गई है ना, और कोर्ट कहेगी बेल जंप हो गई, आप अमाउंट लाइए। वो कह रहा मेरे पास तो अमाउंट है ही नहीं। मान लीजिए उसने कोर्ट ने 50,000 रुपए की सिक्योरिटी मांगी थी और उसने अपने एक मोटरसाइकिल के दस्तावेज दे दिए और 6 महीने के लिए उसको पाबंद किया गया था। तो अगले 6 महीने के दौरान अगर उसने कोई क्राइम किया तो इसका मतलब उसकी बेल जंप हो गई, रद्द हो गई, तो कोर्ट उससे 50,000 रुपए प्रतिभू से लेने का अधिकार रखती है। अब ये सेक्शन क्या कहती है, देखिए ये कह रही है कि वो 50,000 रुपए देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसने मोटरसाइकिल बेच दिया, जला दिया, नष्ट हो गई, तो वो 50,000 रुपए कोर्ट कहां से, कोर्ट उससे कहेगी कि आप 50,000 रुपए अन्यथा जमा करो बाइक के अलावा भी। वो कहता नहीं है 50,000 रुपए, तो कोर्ट उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में ला सके। ठीक है, और उसमें जो बाकी की प्रक्रिया है सीपीसी और सीआरपीसी में हमने देखा कि प्रतिभू प्राप्त करने के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, उस रेवेन्यू की तरह जो उसको वसूल कर सकती है। 123 हमें कहती है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की स्थितियां मौजूद होती है कि उस व्यक्ति को रिहा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए जिस व्यक्ति को सजा दी जानी थी या जिसकी बेल जंप हुई थी उसी की डेथ हो गई है ना,
या इस प्रकार की दूसरी कोई परिस्थितियां मौजूद होगी, या जिस व्यक्ति ने प्रतिभूति दी उसकी पारिवारिक परिस्थितियां कुछ डिफरेंट होगी, उसके बच्चों का पालन पोषण के संबंध में कोई इस प्रकार की परिस्थितियां मौजूद आ रही होगी, या उनके पेरेंट्स या पत्नी या बच्चों से संबंधित कोई इश्यू होगा, तो कोर्ट देखेगी कि इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो कोर्ट जो तब ऐसी परिस्थितियां अगर उसके सामने मौजूद होगी तो उसको रिहा कर देगी। और इसकी इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन 124, बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिबंध। बीच में कोई इस प्रकार का इंटरप्शन आ जाता है, जैसे हमने सेक्शन 122 में 123 में देखा, अगर इस प्रकार की कोई बाधा आ जाती है, नए सिरे से बंद पत्र मांग लिए जाते हैं, तो वो शेष अवधि क्या होगी? बाकी बची भी अवधि हो सकती है। जैसे 6 महीने के लिए थे, 3 महीने बीत गए, नए तरीके से बंद पत्र मांगे गए, अगले 3 महीने के लिए बंद पत्र मांगा जा सकता है, और वो राशि भी उसी रेशियो में कम की जा सकती है। सामान्यतः ऐसे मामलों में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी विवेकाधीन शक्तियां होती है, परिस्थितियां देखती है कोर्ट की अभियुक्त व्यक्ति के साथ कौन सी परिस्थितियां मौजूद है। हालांकि इसमें कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है कि सजा माफ कर दे या वो कर दे। यहाँ अभी हम क्या है, बिल्कुल ट्रायल के फेज में, अभी विचारण चल रहा है सिर्फ, और ऐसी स्थिति में कब कितनी छूट दी जा सकती है, कब नहीं दी जा सकती है, जमानतियों के प्रति क्या रिलीफ दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, ये सामान्य बातें सीआरपीसी के परिशांति बनाए रखने वाले इस चैप्टर में बताई गई है। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।